तो आप ट्राई कीजिए घर में जूले। जूले स्टूडेंट, कल तक के क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। हमने थोड़ा सा पार्ट कर लिया था, पर उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला था। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में नंबर 1 है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। यानी कि जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं हम देखेंगे। कल हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें हमने किया था कार्बन के ऊपर जब ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलते थे कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैसियस स्टेट में था, ये ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में था, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में था। यानी कि यहां पे कार्बन एक नॉन मेटल है, जब वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर यहां पे एक ऑक्साइड मिलते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड तो बेसिक इन नेचर होते थे, हमने पढ़ा था। अभी यहां पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वे एसिडिक इन नेचर होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया था सल्फर का। सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन, तो यहां पे हमें मिलते थे सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल था। अब होते हैं हाइड्रोजन जैसे, वे न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, वे एसिडिक भी नहीं होते हैं, वे बेसिक भी नहीं होते हैं, वे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे नंबर पे जाएंगे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। याद कीजिए, जब हमने मेटल रिएक्शन विद वाटर पढ़ा था वहां पे हमने देखा कई मेटल तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कई मेटल तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम तो बहुत ही रिएक्टिव होते थे। अब फिर कई मेटल तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते थे, हमने एग्जांपल किया था गोल्ड सिल्वर वगैरह का। यहां पे उसी तरह नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, वहां मेटल के केस में क्या होते थे, जब वे वाटर के साथ रिएक्ट होते थे तब वहां पे एक हाइड्रोजन गैस निकाल के आते थे। यहां पे नॉन मेटल के केस में तो वे रिएक्ट ही नहीं होते हैं। अब तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यहां पे हम देख सकते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ वे कैसे रिएक्ट करते हैं हम फिर से रिवाइज करेंगे। मेटल के केस में हमें क्या था, जब मेटल रिएक्ट करते थे डाइल्यूट एसिड के साथ, याद कीजिए वहां पे था डाइल्यूट एसिड में जो हाइड्रोजन होते थे उसको डिस्प्लेस कर देते थे वे मेटल, है ना। यहां पे नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यानी कि नॉन मेटल एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते थे। वहां मेटल के केस में याद कीजिए गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह रिएक्ट ही नहीं करते थे, उसी तरह नॉन मेटल भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहां पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जब कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन के पास साथ तो क्या होते हैं हम देखेंगे। यहां पे देख सकते हैं एक हमने क्या लिया है, यहां पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन नॉन मेटल लिया हुआ है। नॉन मेटल यहां पे क्लोरीन है, यहां पे हमने सोडियम ब्रोमाइड लिया हुआ है। जब सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं तब यहां पे ये ब्रोमीन जो होता है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, तो इसलिए ये हायर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। हायर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, अपने जगह से अलग कर देते हैं। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, यहां पे तो सोडियम ब्रोमाइड था, यहां पे तो सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी कि ये क्लोराइड इस ब्रोमाइन को डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पे ब्रोमीन अलग से निकल के आ रहा है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल के केस में भी वही था। यहां पे मेटल के केस में हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, वहां पे हमने पढ़ा था जब हायर रिएक्टिव मेटल नॉन रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, है ना। हमने पढ़ा था सॉल्ट सॉल्यूशन में जब
रिएक्ट करते हैं तो हायर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते थे। इसी प्रॉपर्टीज पे हमने डिफाइन भी किया था रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पे सोडियम पोटेशियम वगैरह मेटल्स बहुत ही हाई रिएक्टिव होते थे और नीचे जब हमने देखा था गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह वो तो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते थे। उसी तरह यहां पे भी हायर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा एटम्स, है ना, एटम्स। अब इस एटम्स में क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक तो होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो चलो मान लिया न्यूक्लियस में यानी कि सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक एटम के सेंटर पे यहां पे पाए हो जाते हैं क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बट इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां इर्द गिर्द एक शेल में पाए जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, नहीं, उनको हमने डिवाइड करके रखा है शेल में, नंबर ऑफ शेल्स में, है ना। उनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम एक वेरियस शेल में हम डिवाइड करते हैं, एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को हम डिवाइड करते हैं वेरियस शेल में। उन शेल को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। वे शेल एनर्जी लेवल पे डिपेंड होते हैं कि सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल होते हैं, फिर यहां से आगे जाते एल एम एन, आपने पढ़ा होगा के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल करके। यहां पे मैं बना लेता हूं, ये न्यूक्लियस है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं के शेल, ये रहा के शेल, ठीक है। इसके ऊपर हमारा एल शेल, फिर उसके ऊपर एम शेल, ठीक है, फिर इसके ऊपर एन शेल करके हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। अब यहां पे देख सकते हैं ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। इस शेल को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल होते हैं, फिर यहां से आगे 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 जाते ये मोस्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं। हमें क्या होता है, यहां पे जितने भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इस ऑर्बिट में प्लेस करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिट में प्लेस करना होता है, वो भी एक रूल्स के मुताबिक। यहां पे हम जितने भी चाहे इलेक्ट्रॉन्स को इसमें पुट करेंगे, वैसा नहीं होता है, उसके लिए एक रूल्स होते हैं। के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एन शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूले होते हैं, वे फॉर्मूले हैं 2n का स्क्वायर। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट k के लिए 1, ऑर्बिट इसके लिए L के लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, यानी कि यहां पे n क्या लिख सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और सो ऑन। 1 किसके लिए लिखते हैं, के शेल के लिए, 2 L के लिए, 3 M के लिए और ये N के लिए। यहां पे हम देखेंगे के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे, ठीक है। यहां पे 2n का स्क्वायर, 2 हम सबसे पहले के शेल के लिए देखेंगे, यानी कि इस शेल के लिए हम देखेंगे इस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। यहां पे हम n के ऊपर 1 लगाएंगे, यानी कि k के ऊपर n 1 थे, 1 का स्क्वायर यानी कि 2, 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, 2 1 जा 2, यानी कि के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर इसके बाद एल शेल के लिए हम चेक करेंगे, एल के लिए n नंबर है 2, यहां पे n हो जाएगा 2, एल के लिए 2 हो जाएंगे, तो यहां पे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 जा 8, यानी कि एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, ठीक है। एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। उसी तरह अगर हम एम शेल के लिए देखेंगे, यहां पे एम शेल के लिए देख लेंगे, एम शेल में हम 2n का स्क्वायर, 2n 3 का होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, 2 इंटू 9 जा
18, यानी कि m शेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं 18। उसी तरह n शेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, यानी कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। l शेल में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। उसी तरह m शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं एंड n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। यहाँ पे ये रहा m शेल, इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं और n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें होते हैं आउटर मोस्ट शेल को। आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को, यानी कि ये आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन को रखना होता है। 8 इलेक्ट्रॉन को, अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 8 से कम भी रख सकते हैं। यहां पे हम 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रखने पर ये एटम मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे आउटर मोस्ट शेल जो कि वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम सोडियम मेटल का एग्जांपल लेंगे। सोडियम जिसको हम Na लिखते हैं, इसका हम एग्जांपल करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 11, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक लिखेंगे। यहां पे देख सकते हैं K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। K शेल में हमने याद किया था जहां पे सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, यानी कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे हम। L शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, यहां पे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। और M शेल में कितना बचा, यहां पे तो 2 8 10 हुआ, 11 थे, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है ना, यानी कि K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 1, यानी कि इसी को कहते हैं हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी तरह हम क्लोरीन का CHLORINE, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन का हम लेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होते हैं 17, है ना, याद कीजिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होते थे 17। अब इस 17 को हम K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल में डिवाइड करेंगे। K शेल में हमारे सबसे ज्यादा 2, L शेल में 8, M शेल में बचा ही कितना 2 और 10, 7 बच गया, यानी कि 7, है ना। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अरेंज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को शेल के या एनर्जी लेवल के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस के ऊपर। अब नोबल गैस क्या होते हैं, हमारे जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसके राइट हैंड साइड के अंदर पे ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नोबल गैस। इसमें कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं हीलियम, नियोन, फिर आता है हमें आर्गॉन, फिर आता है हमें क्रिप्टॉन, फिर आता है हमें जेनॉन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन करके फिर आते हैं। ये सब होते हैं क्या होते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं, वे होते हैं नोबल गैस। अब ये सारे गैस रिएक्ट ही नहीं करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं। यहां पे लिखा गया है एलिमेंट्स इन द ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, यानी कि वे केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं, है ना, ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। यानी कि कहने का मतलब ये सारे क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, अपने आप में ही स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल कैसे होते हैं हम देखेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन का एटॉमिक नंबर है हमारा 10, आर्गॉन का हमारा है, यहां पर मैं रब कर देता हूं, यहां पे हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गॉन का होते हैं 18, क्रिप्टॉन का होते हैं 36 और जेनॉन का होते हैं 54। अब हम यहां पे इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक देखेंगे कैसे स्टेबल होते हैं। यहां पे हीलियम 2 यानी कि K शेल में उसके पास कितने होंगे, K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद तो बचा ही नहीं उसके बाद, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल पूरा भरा हुआ है, इसीलिए ये स्टेबल है। फिर उसके बाद नियोन, नियोन का K शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे M N शेल करके लिख देता हूं मैं,
यहां पे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 8 10, नियोन भी 10 यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है, जितना चाहिए था उतना है, ये स्टेबल होते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वे स्टेबल होते हैं, ठीक है, एटम स्टेबल होते हैं। आर्गन का हम देख लेते हैं, 2 8 टोटल 10 हो गया। फिर एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये भी स्टेबल हो रहा है। फिर क्रिप्टॉन का देखेंगे, के शेल में हम यहां पे ऐसे रब कर देते हैं, 36 में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे के शेल में 2 8, एल शेल में 8। अब याद रखिए एम शेल में कितना था, 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते थे, यानी कि यहां पे हम 18 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। 18 + 2 20 28। अब 36 के लिए कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अब यहां पे आप देख सकते हैं नोबल गैस जितने भी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन करके नोबल गैस जितने भी है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के, हीलियम को। हीलियम को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट कहते हैं, और इन सबको ऑक्टेट, ठीक है। यानी कि ये ऑक्टेट जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे बहुत ही स्टेबल होते हैं, और ये हीलियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि डुप्लेट है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसी वजह से यानी कि ये सब स्टेबल होने की वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, ना ये गेन करना पसंद करते हैं, इसीलिए ये स्टेबल रहते हैं, इसीलिए तो ये डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन। अब बचे और भी पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट्स है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 इलेक्ट्रॉन भी है, 3 इलेक्ट्रॉन भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। वे सब क्या करते हैं, वे सब इस नोबल गैस के इनर्टनेस को अचीव करने के लिए वे या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या तो वे शेयर करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं हम the atoms combine with one another to achieve inert gas electron arrangement and become more stable। उसको स्टेबल बनने के लिए यानी कि मोर स्थिर बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए इसको क्या होते हैं, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस की तरफ मोड़ता है, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या गेन करते हैं ताकि वे स्टेबल हो जाए, ठीक है। अभी याद कीजिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं, वे सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते हैं, ठीक है, डोनेट करना पसंद करते हैं। तब वे डोनेट करने पर वे आयोन्स बन जाता है, ठीक है। डोनेट क्यों करते हैं, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था, क्योंकि वे स्टेबल बनना चाहते हैं, है ना, नोबल गैस की तरफ बनना चाहते हैं, वे स्टेबल बनना चाहते हैं। इसीलिए जितने भी उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, वे डोनेट करते हैं, या 5 6 7 इलेक्ट्रॉन जिनके पास है वे गेन करते हैं, या 4 जिसके पास है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं आयंस के बारे में। आयंस क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। जो एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, यहां पे देख सकते हैं सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनको हम कहते हैं सोडियम आयंस या क्लोराइड आयंस या हम आयंस कहते हैं। अब हम देखेंगे यहां पे सोडियम जो कि माइनस लिखने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। हम सोडियम को देख सकते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 था, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 8 1 करके हमने लिखा था के शेल, एल शेल, एम शेल में, है ना। अब ये नियोन को बनाने के लिए, ये नियोन के कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, अचीव करने के लिए ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अब ये जब डोनेट करने पर 2 8 10 10 तो एटॉमिक नंबर किसका है, नियोन का, यानी कि नोबल गैस का। अब नोबल गैस तो स्टेबल होते हैं, तो ये भी स्टेबल बनने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं किसी और को, यानी कि यहां पे माइनस लिखने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और ये बन जाते हैं Na पॉजिटिव आयन। इसको हम कहते हैं कैटायन, ठीक है, कैटायन। अब उसी तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, हमने याद किया था, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसको हमने के शेल, एल शेल, एम शेल में हम डिवाइड करेंगे। के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 7। अब ये 7 डोनेट तो नहीं करेगा, इससे अच्छा है कि वो एक को गेन करे, है ना। 7 को डोनेट करने से तो अच्छा एक को गेन करना है। 7 रुपया डोनेट किसी को करने से तो 1 रुपया लेना आसान है ना। तो यहां पे
2 8 7, यानी कि यहां पे वे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उनसे वे एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, यानी कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ये ई के ऊपर जो माइनस है ये नेगेटिविटी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो यहां पे बन रहा है क्लोराइड आयन, ये नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। यानी कि जो क्लोरीन और पीरियोडिक टेबल के जो राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं वे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की क्षमता रखते हैं। और जो राइट साइड पे अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल है, वे डोनेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लेना हो तो 7 लेना पड़ेगा, डोनेट करने से 1 डोनेट करना पड़ेगा, है ना। ये आसान पड़ जाएगा, इसलिए ये 1 को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होते हैं 12, यानी कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के शेल, एल शेल, एम शेल में हम डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर कर देते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मगर यहां पे बचे कितना 2, यानी कि एमजी के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एमजी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने पर ये क्या बन जाता है, Mg2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, है ना, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे इसके बाद हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब हमने आयंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो वे आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयोनिक कंपाउंड मतलब जिसमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं, यानी कि आयोनिक बॉन्ड भी क्या होते हैं उसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? द केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as ionic bond। अब केमिकल बॉन्ड होती क्या है? जो फोर्स एक कंपाउंड और उसमें एलिमेंट में एक 2 एटम्स को जोड़ते हैं उसको हम कहते थे केमिकल बॉन्ड। यहां पे आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके दूसरा रिसीव करके उन दोनों में अगर बॉन्ड बन जाता है तो वो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? आयोनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा गया है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पसंद करेंगे। उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वही कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। यहां पे हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहां पे मैं रब कर देता हूं। यहां पे हम देखेंगे सोडियम मेटल जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते थे और क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते थे, है ना। यहां पे सोडियम के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में डॉट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है उनको मैं डॉट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सोडियम के पास 281, याद कीजिए 281, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, है ना। 17 2 8 7 करके हमने लिखा था, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं? ये दोनों रिएक्ट करते हैं ताकि इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाए, ताकि जब क्लोरीन को जरूरत पड़े तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे दे, है ना। तो इसीलिए यहां पे Na तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे वे डोनेट करेंगे ताकि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं और ये बहुत ही स्टेबल बनते हैं। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इसके पास 2 8 बचते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्टेबल बन जाते हैं। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये भी स्टेबल बन जाते हैं। यहां पे Na पॉजिटिव आयंस, हमने पढ़ा था आयंस के बारे में, है ना। Na पॉजिटिव आयंस बन जाता है और क्लोरीन नेगेटिव आयंस बन जाता है ना। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, Na एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यहां पे NaCl बन जाता है। यानी कि सोडियम और क्लोराइड दोनों यहां पे जब रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोराइड। इसी को हम कहते हैं
क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। यहां पे बॉन्ड। एक एग्जांपल और लेते हैं मैग्नीशियम का। यहां पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट वैलेंस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पे क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मगर हम यहां पे 2 क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्लोरीन को ले लेते हैं, यानी कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट करेंगे, ठीक है। इसके वजह से यहां पे हमें बन जाएंगे MgCl2। MgCl2 में Mg क्या होते हैं? Mg होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो 2 पॉजिटिव, और Cl क्या होते हैं? Cl यहां पे नेगेटिव, मगर 2 क्लोरीन, हमने 2 क्लोरीन को लिया था, इसलिए Cl को हम कहते हैं नेगेटिव 2 टाइम्स, Mg 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो तब तक आप लोग इनको रिवाइज कीजिए। जुले।